नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला में। तो आप लोगों ने सिलेबस को देखा और सिलेबस समझ लिया होगा। तो फिर हम बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं। आज का जो है सीटेट का हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और सीटेट में आप लोगों को ये पता है कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 में जो होता है कि 50% आपको पेडागोजी पूछी जाती है और हर आपको पार्ट में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें भी आपको 15 का जो है पेडागोजी पूछा जाएगा। सारे सेक्शन 30-30 के होते हैं। 50% आपको पेडागोजी, मैथ का पेडागोजी होता है, आपको ईवीएस का पेडागोजी होता है, लैंग्वेज का पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी जो है वो आपके इस सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं जो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ये एक सुनियोजित तरीके से आएगा और इसमें जो है सबसे पहले हम पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। तो पेडागोजी जो है कि इसका हम आज आपको कराएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, फिर इसके बाद आपको कराया जाएगा मैथ का, फिर ईवीएस का, फिर लैंग्वेज का। मतलब सारे सेक्शन के पेडागोजी को हम कंप्लीट करेंगे। इस पेडागोजी एक्चुअली कुछ होता नहीं है। पेडागोजी को हम समझे कि अपने दिमाग को लगाओगे तो आप पेडागोजी किसी भी किताब को आप रट लोगे, पेडागोजी आपसे हल नहीं होगा जब तक आप उसको समझोगे नहीं। तो सबसे पहले जो है ये जो आप लोगों के लिए खास तरीके से वीडियो बनाया गया, और समझ लो कि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, काफी दिनों से आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको कह दिया जाए कि आप जाके एग्जाम दे के चले जाओ और आपने एक सुनियोजित ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या तथ्य होती हैं, कैसे आप किया जाता है, इसी में ये आपको वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है हम जो भी प्रैक्टिस सेट है पेडागोजी की, उसको देखने से पहले हम उसमें किस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, उसके लिए कुछ तथ्यों को हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पेडागोजी के अंदर क्या होती है, एक नकारात्मक शब्द आते हैं और एक सकारात्मक शब्द आते हैं। तो निगेटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स। अब निगेटिव वर्ड्स से पॉजिटिव वर्ड्स होते क्या भाई? आप कहोगे भाई निगेटिव पॉजिटिव ये कहां से आ गए? देखो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना पेडागोजी के अंदर, तो पेडागोजी जो भी क्वेश्चन आपके पेडागोजी के अंदर पूछेगा उसको आप उसके क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर आप उसके उत्तर को एलिमिनेट करोगे। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उसमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, वो मैं आपको इसमें जब उदाहरण बताऊंगा तो फिर बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करना है। आप उसको एलिमिनेट करोगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है ये जो अभी हम आपको सकारात्मक और नकारात्मक शब्द बताएंगे, इसमें वो ऑटोमेटिक जो है एलिमिनेट हो जाएगा और आपका एक जो है आंसर सही हो जाएगा। तो आप जो है, और ये ध्यान रखना, ये जो सकारात्मक और नकारात्मक जो चीजें होती, जो ये शब्द आएंगे आपके सामने, वो केवल पेडागोजी के अंदर काम करेंगे, न कि कंटेंट के अंदर। ठीक है, इसमें जो भी कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाल विकास से आगे, अब मैथ से आगे हल करने के लिए आगे, तो उसमें कोई आपको ये नकारात्मक सकारात्मक शब्द नहीं सॉल्व करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को। ईवीएस का कोई तथ्यात्मक चीजें पूछता है तो वो नहीं, तो आपको केवल पेडागोजी के अंदर काम करेगा। और पेडागोजी मतलब 75 नंबर्स मतलब 50%। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम नकारात्मक और सकारात्मक शब्द को देखते हैं। ये क्या है? सबसे पहले में देखो केवल ये मतलब सिर्फ, ओनली, ये क्या होता है? और ये जितने भी सकारात्मक और नकारात्मक शब्द आप जो देखोगे, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो, और लेकिन ये काफी ही महत्वपूर्ण है। ये आपने पढ़ लिया, नकारात्मक और सकारात्मक शब्द को समझ लिया, तो समझो आपने पेडागोजी को समझ लिया, यानी आपके 75 नंबर जो है ये सीटेट के अंदर आपने कंफर्म कर लिया। और आप कितने दिन से भी पढ़ रहे हो और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहोगे, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं ना कि आप जाओगे एग्जाम देने और फिर आओगे तो कहोगे क्या सर ने पढ़ाया था। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ना याद रखना, ये हो सकते तो इसको लिख लेना। ठीक है, और एक बात है, आप अगर मेरे इसे YouTube चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी ये चीजें प्राप्त हो सके। तो ये सीटेट का जो एग्जाम 2022 का है, इसके अंदर आप बैठोगे तो आपके पास अभी मात्र 1.5 से 2 महीने का समय है।
अब इस 1.5 से 2 महीने में मैं आपको 75 का पेडागोजी और फिर जो है आपको बाकी सब्जेक्ट को भी मैं कवर करूंगा। ये आपका एग्जाम बिल्कुल मैं क्लियर करा के ही रहूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। तो चलो फिर देखते हैं केवल। और ये केवल क्या, ओनली, ये होता क्या है शब्द? एक्चुअली केवल क्या है, ये जितने भी शब्द आएंगे ना बच्चों के लिए, केवल बच्चों पे हमको इसको सोचना है। ये केवल जो शब्द होता है ना, केवल यानी केवल बच्चे को पढ़ना चाहिए, केवल बच्चे को लिखना चाहिए, केवल बच्चे को बोलना चाहिए, यानी केवल केवल जो है कभी भी बच्चों पर उपयोग नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये नकारात्मक शब्द होंगे। क्या होंगे? नकारात्मक शब्द होंगे। केवल बच्चों के लिए कभी भी उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा देखिए निष्क्रिय, जिसको हम पैसिव बोलते हैं इंग्लिश में। निष्क्रिय क्या होता है कि मान लो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं इस वीडियो के थ्रू मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसका सेम जो है सकारात्मक शब्द हो जाएगा एक्टिव, यानी सक्रिय। मैं पढ़ा रहा हूं यानी मैं सक्रिय हूं और तुम नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम निष्क्रिय हो। मीन क्या हुआ कि अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो फिर हमको भी सक्रिय होना होगा और तुमको, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, मीन हम दोनों सक्रिय हैं। अगर हम में से कोई भी, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो तुम कैसे पढ़ोगे? यानी हम में से कोई भी व्यक्ति अगर निष्क्रिय हो गया, ठीक है, तो फिर तो पढ़ाई होगी ही नहीं। ठीक है, एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ दोनों को लगना पड़ेगा, यानी दोनों को सक्रिय होना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि निष्क्रिय जो होता है वो नकारात्मक, वो तो नाम से ही पता है, और सक्रिय जो है वो सकारात्मक शब्द आपको पेडागोजी के अंदर आते हैं। आगे चलो, एक जो ये ध्यान रखना है मानकीकृत। अब देखो स्टैंडर्डाइज्ड, ये जो शब्द है ना, ये तुम बहुत सारे पूछ रहा है, ये जो पेडागोजी के अंदर बहुत पूछ रहा है। मानकीकृत का मतलब होता है मानक या नियम। अब समझो, कोई भी नियम, कोई रूल बनता है, कोई नियम बनना है। जैसे मान लो हम अपने पढ़ाई का एक रूल सुनाते हैं, ठीक है, कि हमको सुबह इतने बजे जगना है, इतने बजे पढ़ना है, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है। सब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल का एक नियम होता है, एक रूल होता है कि बच्चे इतने बजे स्कूल आएंगे, बच्चे का इस समय जो है प्रार्थना होगा, इस समय वो कक्षा में जाएंगे, ये घंटी इतने बजे बजेगी। स्कूल का एक नियम हो जाएगा कि बच्चों का एडमिशन होगा, उनको इस साल एग्जाम देना है, उसके बाद ये करना है, मतलब हर का एक नियम होता है। ठीक है, तो नियम जो है आप कर रहे हो कि जैसे मान लो बच्चे गए स्कूल में, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनको नंबर मिले, उनको पास करा दिया गया, उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया, और पता चला कि वो पास कर गए, प्रमोट कर गए और कुछ सीखे ही नहीं। तो इस शब्द को जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ने इसको बोला कि नहीं, किसी भी स्कूल को कोई भी मानक तय करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको निगेटिव शब्द के रूप में डाल दिया गया। इसको बोलते हैं मानकीकृत, और ये आपको आएगा, क्वेश्चन में आएगा, और ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दंड, सजा, भय। आप बताओ, हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जो सर होते थे वो लोग तो हम लोग को तो बहुत पीटते थे। तुम लोग भी पीटे हुए, हम भी पीटे हुए हैं, बहुत सभी लोग पीटे हुए हैं। लेकिन आज के डेट में किसी बच्चे को तुम दंड नहीं दे सकते हो, उसको सजा, भय नहीं दे सकते हो, भय नहीं, कभी भी। और ये छोटे बच्चों को तो एकदम नहीं, ये तो छोटे बच्चे हैं, आते हैं, तो इसलिए इनको हम दंड, सजा, भय, पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये नकारात्मक शब्द होंगे। ठीक है, उसके बाद है व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा, लेक्चर या डिफिनीशन। छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आए स्कूल में, तो आप उसको सिखाओ, आप उसको समझा सकते हो, सिखा सकते हो, जैसे करना करो, लेकिन किसी भी चीज का आप उसके सामने व्याख्या नहीं करना है। व्याख्या, देखो बोलते हैं कि सब व्याख्या करने से तो लोगों को समझ में आती है। देखो व्याख्या क्या है ना, कि वो चीजें आप ये जो भी ये छोटे बच्चे यानी 1 to 5 के लिए जो बच्चे होते हैं, इन पर ये लागू नहीं होता है, इसको निगेटिव वर्ड माना गया है। ये ऊपर में जाओगे तो आप व्याख्या कर सकते हो, लेकिन नीचे 1 से 5 तक के बच्चों को व्याख्या नहीं करनी है, इसलिए ये निगेटिव वर्ड्स होंगे। तो किसी भी हाल में किसी को व्याख्या
परिभाषा व्याख्यान नहीं करनी है, ये आपको नकारात्मक शब्द होते हैं। अब देखो विचार मंथन, ये सकारात्मक है, एक्टिव है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई बच्चा, ठीक है, किसी को भी मान लो कि मैं आपको बोलूं कि कल आपको दिल्ली जाना है, सपोज करो कल आपको दिल्ली जाना है, तो आप सोचोगे कि मैं कल दिल्ली जाऊं, फिर कैसे जाऊं, कितने बजे की ट्रेन होगी, कौन सी, मतलब किसी काम को आपको दिया गया, यानी किसी बच्चे को दिया गया, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस पर मंथन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, यानी दिमाग में ऑटोमेटिक वो बातें आने स्टार्ट हो जाए, वो होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी इसको बोलते हैं विचार मंथन। किसी चीज को करने से पहले जो दिमाग में, यानी किस काम को आपको दिया गया और आपके दिमाग में वो चलने लगे, वो हो गया विचार मंथन, ठीक है। आगे चलो, अगला है खोजी अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। अब खोजी अधिगम क्या है, अब जैसे मान लो कि बच्चा है और वो अपने आप खोजता है, यानी किसी चीज को अपने आप खोजता है। सपोज करो कि मैंने किसी बच्चे को बोल दिया कि बेटा तुम जाओ और जाके खोज के आओ, ये लिख के लाओ 5 जो है आप जानवरों के नाम, सपोज करो जानवरों के नाम लिख के लाओ। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा, मतलब मैंने उसको बताया नहीं, उसको बोला कि तुम 5 जानवरों को लिख के लाओ, तो वो जाएगा सोचेगा, वहां पे वो खोज करेगा उसकी कि भाई 5 जानवर कौन है, तो गया गाय को लिखा, कुत्ता को लिखा, बिल्ली को लिखा, हाथी को लिखा, घोड़ा को लिखा, ठीक है, लेकिन उसको किसी ने बताया नहीं, वो खुद से लिखा, वो हो गया खोजी अधिगम। और ये शब्द जो है आपके प्रश्न में, आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। खोजी अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, इसको हम अन्वेषण भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो, रटना और याद करना, कभी भी रोट एंड मेमोरीज नहीं करनी है। बच्चों को कभी भी रटने या याद करने के लिए उत्प्रेरित नहीं करनी है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। कभी भी छोटे बच्चों को तुम रटने के लिए, याद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है। समझाना होता है उसका मतलब, यानी रटना याद करना नहीं करना, ये रोट मेमोरीज में आते हैं, लेकिन समझाना जो है वो आपका पॉजिटिव वर्ड्स है, यानी सकारात्मक शब्द है। उसको समझाना है, जितना तुम उसको अंडरस्टैंड करवा सको, ये होता है रटना, ये समझाना, ठीक है। तो बच्चों पर ये लागू होता है कि उसको समझाओ, रटना और याद नहीं करवानी है। एक हो गया ना वेधन और अभ्यास, ड्रिल और प्रैक्टिस। तो आप बोलोगे भाई प्रैक्टिस तो जो है सर करने से तो चीजें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन नहीं, छोटे बच्चों पर ये लागू नहीं होती है। आप छोटे बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकते हो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं करा सकते हो, ठीक है। उसको जो भी करना है उसको समझा के करना है, ठीक है। वो जो भी करेगा उसको अपने से करवाओ, अन्वेषण करवाओ, खोजी अधिगम, विचार करवा सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन आप उसको ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करवा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, और इसका सेम जो होता है ना बाल केंद्रित। अब बात करो, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, हमें को टीचर बनना है भाई, तो टीचर के अंदर टीचर एक पुस्तक और शिक्षक ये नहीं होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, किताब से पढ़ी जा रही है, न किताब है न शिक्षक है, केवल क्या है, बाल यानी बच्चा है। दैट मीन्स बाल केंद्रित, यानी बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एक सकारात्मक शब्द हो जाएगा। पुस्तक और शिक्षक ये कहीं नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी नहीं हूं, पुस्तक से पढ़ी जा रही है फिर भी नहीं, यानी बच्चों पर ये लागू नहीं होते। इसलिए शिक्षक और पुस्तक ये बाल केंद्रित और ये पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, पुस्तक और शिक्षक की जहां भी बात करिए ये नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, बाल केंद्रित हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। इसलिए कुछ भी पूछे, कहीं भी पूछे, बाल केंद्रित मतलब पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। आगे, हतोत्साहित यानी डिस्करेज, किसी भी बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हो। हतोत्साहित इसलिए नहीं कर सकते हो कि मान लो कि कोई बच्चा है, उसको हमने वो कोई गलती कर रहा है, अब उसको बोले क्यों कर रहे हो भाई,
नहीं करना है तुमको, ये नहीं करना चाहिए। तुम किसी काम को उसको करने की मतलब इच्छा हुई, तुमसे नहीं होगा, ये मतलब उसको आप डिस्करेज नहीं कर सकते हो, इसको इनकरेज करना है, यानी प्रोत्साहित करना है। तो प्रोत्साहन जो है वो सकारात्मक शब्द हो जाएंगे, और डिस्करेज नकारात्मक, यानी हाथों उत्साहित नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। तो ये सब जो होते हैं वो नेगेटिव शब्द है। कलन विधि, देखो एक एल्गोरिथम, ये जो कलन विधि जो है ना, ये मैथ में जो पेडागोजी पूछता है ना उसके अंदर आता है। कलन विधि होता क्या है तो जान लो कि जैसे मान लो कि मैंने किसी बच्चे को बोला कि तुम ये क्वेश्चन करो, ठीक है, वो करने लगा बेचारा। अब मैं क्या किया, फिर गया उसके पास, बोला ऐसे बनता है क्या, फिर वो बेचारा बोला रे, फिर कर रहा है। फिर मैंने उसको मतलब मैं बार बार जाके उसको ये बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, ये करो वो करो। ये सब जो होता है ना एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, ये मैथ के अंदर आता है, इसलिए कलन विधि को नकारात्मक शब्द में रखा गया है। यानी किसी भी चीज पर हम जोर नहीं दे सकते, ठीक है, उसको कहने के लिए जो है हम बोल नहीं सकते हैं, मतलब ज्यादा उस पर जोर नहीं दे सकते, वो कलन विधि होता है। तो किसी भी काम को करने की जो विधि होती है वो कलन विधि है, लेकिन उस पर हमको जोर नहीं देनी है। अगला है समालोचनात्मक चिंतन, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। अब मान लो कि मैंने किसी बच्चे को बोला कि बेटा जाओ और ब्रश कर लो, सपोज करो मैंने बोला ब्रश कर लो, तो बहुत सारे बच्चे होते जाएंगे ब्रश कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलेंगे कि ब्रश क्यों करते। तब तो बताएंगे ना भाई कि ब्रश करने से जो वो दांत होते हैं वो साफ होते हैं, फिर जो उसमें मसूड़ों में कीटाणु नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, मुंह से गंदा जो है आपको नहीं आता, मतलब गंदे नहीं आती है। तो ये सब जो चिंतन, यानी हमने किसी काम को किसी बच्चे को बोला करने के लिए, और बच्चा जो है उस पर हम ही से क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्यों करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो बच्चों के अंदर होती है, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, इसको समालोचनात्मक चिंतन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक पॉजिटिव वर्ड्स है बच्चों के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग एक पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण और नामांकित, यानी सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग, ये आप नहीं कर सकते हो। आप मान लो कि एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, आप किसी को बोलो कि ये जो है आप समुदाय, मान लो किसी धर्म जाति से जोड़ दो, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ईसाई है, चर्च है, किसी को पृथक्करण नहीं कर सकते हो। ये जो है बहुत हाई क्लास का लड़का है, ये बहुत लो क्लास का लड़का है, ये ऐसे है वो से, ये नहीं, किसी को भी पृथक्करण या नामांकित नहीं करना है, ये नकारात्मक शब्द आते हैं, ठीक है। कभी भी किसी को नहीं, सबको हमको समान रूप से देखने हैं, ये टीचर का एक गुण होना चाहिए, ठीक है। तुलना भी, कंपैरिजन भी यही चीजें कहती है कि आपको तुलना भी नहीं करना है बच्चों में। ये बच्चा बहुत तेज है, ये बच्चा, यानी किसी बच्चे के सामने, इससे क्या होगा ना, वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो हमने बताया ना आपको कि वो नकारात्मक शब्द होते हैं, डिस्करेज, तुलना, कंपैरिजन, ये सब नहीं करनी है, ठीक है। संवेदनशील, आप कहोगे संवेदनशील सकारात्मक शब्द हो गया, ठीक है, लेकिन ये तो नकारात्मक शब्द होते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन यहां बच्चों के संदर्भ में ये नकारात्मक शब्द नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब मान लो कि किसी बच्चे को हम संवेदनशील नहीं बनाएंगे, तो बच्चा जो है किसी चीज के प्रति संवेदनशील होगा। मैं बोलूं कि तुम जाओ बेटा खाना खा लो, तो मेरी बात को मानेगा? मैं किसी चीज को लाके रखूं तो उसकी वो सुरक्षा करेगा? मैं गार्डन में एक फूल लगा दूं और मैं खुद उसको उसके प्रति संवेदनशील नहीं बनाऊं, तो क्या उसको तोड़ के फेंक नहीं देगा? ये बच्चों के संदर्भ में है, इसलिए संवेदनशील को पॉजिटिव रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। आगे बढ़िए। त्रुटि और भ्रांति, आप देखो, एरर्स एंड मिसकंसेप्शन। आप कहोगे यार त्रुटि तो नकारात्मक शब्द होते हैं, ये तो होने नहीं चाहिए, तो इस सकारात्मक में कैसे चलेगा? लेकिन एक बात बताओ हमको कि बच्चों के संदर्भ में त्रुटि जो होती है ना,
वो हमेशा आपको सकारात्मक होगी। मान लीजिए कि बच्चा जो है आपका पढ़ रहा है तो गलतियां करेगा, और गलतियां करेगा तो उसको हमको समझाना है, नहीं उस त्रुटि को उसके सामने लाके कि बेटा तुमने ये त्रुटि किया, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। इससे क्या होगा ना, उसका दिमाग जो है ब्रॉड लेवल पे जाएगा, उसको समझ में आएगा। इसलिए त्रुटि या भ्रांति यानी मिसकंसेप्शन और एरर्स को जो है सकारात्मक श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उपेक्षा, इग्नोर, यानी किसी भी बच्चे आपको कोई इग्नोर करे तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। ऐसे ही बच्चे को भी इग्नोर नहीं करनी है, तो इसलिए नकारात्मक शब्द की श्रेणी में आते हैं। और अवसर, अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा बच्चों को देनी है, इसलिए ये सकारात्मक शब्द में आते हैं। अब मान लो लोकतांत्रिक, जैसे एक क्लासरूम है तो क्लासरूम एक देश की तरह होता है, जैसे वहां पे प्रजातंत्र, ठीक है ना, वहां प्रजातंत्र होना चाहिए, यानी सब समान, तो इसलिए वो लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, यानी उसको सकारात्मक शब्द बोला गया। ठीक है, तो क्लास के अंदर चर्चा भी होती है, एक दूसरे के बीच में चर्चा हो, बात मतलब आपस में, तो वो पॉजिटिव शब्द आ गए। संवेग, इमोशंस, यानी हम किसी बच्चे के इमोशंस को जान के और उसके हिसाब से उसको पढ़ाते ना, तो उसमें आपको ये भी पॉजिटिव वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये इतने जो शब्द हैं, इसमें एक और शब्द है हस्तपरक अनुभव, यानी हैंड ऑन एक्टिविटी। कोई भी लड़का अपने आप से सीखता, अपने हाथ से सीखता है, ठीक है ना, तो उसको भी जो है ना पॉजिटिव वर्ड्स में रखा गया है। ठीक है, और अनुशासन को निगेटिव वर्ड में रखा गया है, अनुशासन को निगेटिव वर्ड में रखा गया है, तो इसलिए निगेटिव वर्ड्स में आपको हो जाएगा अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी बच्चे को हम डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते हैं, उसको नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, इसलिए कंट्रोल से नियंत्रण भी आपको निगेटिव वर्ड है। तो ये शब्द जो आपके सामने अभी थे, उन सारे शब्दों को आप याद कर लेना, देख लेना, समझ लेना। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, और फिर इसको हम लोग आगे समझते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू। तो प्रैक्टिस सेट्स में हम इसको अभी देखेंगे। इस सारे क्वेश्चन को अभी जो मैं लेके आया हूं, ये आपसे इसी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से संदर्भित है, और पेडागोजी के अंदर सारे शब्द जो हैं आपको पेडागोजी के अंदर ये आते हैं, वो सभी के सभी आपको इसी से संबंधित रहते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ना 90% क्वेश्चन पे काम करते हैं, यानी आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 68 नंबर यानी 68 क्वेश्चन पर तो ये बिल्कुल काम करेगा भाई। बचा 7 क्वेश्चन तो कुछ दिमाग लगा लो। और पेडागोजी याद करने की चीज नहीं होती है, आपको याद करने से, रट्टा मारने से ये चीजें नहीं बनेंगी। तो पेडागोजी को हमेशा दिमाग से सोच के समझ के बनाओ, और फिर ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना, समय को किल करना, ये सब भी चीजें होती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को देखो और बिल्कुल आप सीटेट पास करोगे, इसकी पूरी मेरी गारंटी है। चलो देखते हैं। प्रश्न ये है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब यहां देखो पृष्ठभूमि मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड, ठीक है, धरातल यानी जो हम लोग का बैकग्राउंड हो गया ना, पृष्ठभूमि धरातल के अधिगमकर्ताओं। यहाँ अधिगमकर्ताओं का मतलब होता है जो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसको हम अधिगमकर्ता बोलते हैं। कर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब इसका कहने का सेंस ये है, ऑप्शन ये है आपके पास, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ऑप्शन 1 में आ गया मानकीकृत, दैट इज नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। यहां आप ये आंसर जो है नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हैं, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धाराओं को मजबूत करे। यहां नकारात्मक शब्द आया है, ये हम पूरे क्वेश्चन को ये जो आपको ऑप्शन दिया ना उसको समझिए। यहाँ पे आप टैग पकड़ो, यहाँ मानकीकृत आ गया, निगेटिव हो गया, यहाँ आपको नकारात्मक आ गया, ये निगेटिव हो गया। आगे बढ़ो। अगला है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। टालना जो है ना, ठीक है, यहाँ टालनी चाहिए। टालनी जो है ना वो भी आपका निगेटिव वर्ड्स आ गया, ठीक है।
और ऑप्शन 4 है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड्स है। तो यानी ये क्वेश्चन था, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करनी चाहिए? सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मानकीकृत निगेटिव वर्ड्स हो गए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध हो, ये निगेटिव हो गए। तो ये निगेटिव, बी निगेटिव। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए यहाँ पे होगा। तो ये भी टालना भी निगेटिव। तो ये ए बी सी तीनों निगेटिव। तो आंसर तो आपका सीधा सीधी है ना कि डी हो जाएगा आंसर। देखिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये आपका उत्तर हो गया। यानी हमने इसको क्या किया, आपको बताया ना कि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन को हम पढ़े, हमारे दिमाग में नहीं आया ये क्वेश्चन, हमको क्या करना है, सपोज कर लो कि हमारे दिमाग में नहीं, हमको क्या करना है, हमने इसमें शब्द को देखा और इसको एलिमिनेट कर दिया और हमारा आंसर आपके सामने आ गया। इसका डिस्क्रिप्शन देख लो कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक के विविध विन्यासों उसे उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है। भारत विविधताओं से भरा देश है। विद्यालयों के विविधतापूर्ण कारकों जैसे भाषा, नस्ल, लिंग, जाति, वर्ण, स्तर को ध्यान में रखकर अध्यापक अलग अलग पृष्ठभूमियों, संस्कृति और अनुभवों की अधिगमकर्ताओं से साझा करने चाहिए। तो विविध विन्यास, ठीक है, से इसके उदाहरण को लेके जो है उसको संबोधित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये आंसर डी सही हो गया। तो हमने पृथक्करण मतलब हमने एलिमिनेट किया ऑप्शन को और हमारा आंसर आ गया। सोचने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आगे। अगला है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन सी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन डी समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आप देखो यहाँ पे लगातार, अब ये ऑप्शन बी विद्यार्थियों में डर, यानी डर तो पैदा करना ही नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यानी कभी भी बच्चों को हम लगातार अभ्यास नहीं करवा सकते, ठीक है, उसको कार्यान्वयन नहीं दे सकते हैं। प्रैक्टिस बताया था ना, प्रैक्टिस अभ्यास नहीं कर सकते। तो बी और सी एलिमिनेट हो गया, बचा आपका ए और डी। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। उत्तर क्या होगा आपका? समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लो कि समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमेशा जो है समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है, यानी उसको अन्वेषण कहता है, उसको तर्क दिया जाता है, तर्क शक्ति पर आधारित होता है, मानसिक रूप से वो इसको हल को ढूंढ ले। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको होंगी और इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अब देख लो भाई, बता देता हूं, यहां नहीं शब्द आया है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्या नहीं करना चाहिए। आप सुन लो, कभी भी जब क्वेश्चन में निगेटिव पूछे तो आंसर जो आपका होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, कभी भी निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव होगा, ना कि निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इस ऑप्शन में एक निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। चलो देखते हैं। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एकदम शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए,
ठीक है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब देख लो, शिक्षा शास्त्र का आकलन के लिए जटिल समस्याओं का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये तुमको ये मिल जाएगा कि हमेशा जटिल समस्याओं का जो प्रयोग है उसको नहीं करना है। ठीक है, जटिल समस्याओं के प्रयोग को नहीं करना है। तो ये आपका निगेटिव वर्ड्स हो गया, जटिल नहीं करना है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना है। तो ये तो बात सही है कि भाई हम चीजें देख के सुन के उसको समझाएंगे बच्चे को, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड्स हो गया। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो देख लो, हमेशा याद रखना कि ये निगेटिव था तो हमारा आंसर निगेटिव होगा, क्योंकि यहां जो 3 शब्द दिए गए हैं ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है। शैक्षिक योजना बनाना पॉजिटिव होगा, दृश्य द्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना पॉजिटिव होगा, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स शिक्षा शास्त्र का आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, और ये आपका नहीं, ये आपका नहीं, यानी मतलब आंसर इसका ये। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों के जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो होता है अध्यापन का कार्य करता है, तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगम करता यानी जो सीख रहा है लर्नर को अधिक से अधिक समझ आए, अर्थात पाठ्य वस्तु आसान एवं सरल भाषा में हो। ठीक है, जिसमें अभिरुचि ली हो। और यहाँ पे क्या बोल दिया कि जटिल संरचनाओं का। अब बताओ, जटिल जब उसको दे दोगे तो वो समझेगा कभी? नहीं समझ सकता है ना। तो इसीलिए जो है इसको सुगम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ नहीं था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव, वो मेरा आंसर हो गया। तो देखें ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का कमाल। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें ये चीजें आपको मिलेंगे और सीधा सीधा वो शब्द मिल जाएंगे जो शब्द हमने आपको दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए अति सक्रियता, ऑप्शन बी असतर्कता, ऑप्शन सी परिज्ञानता या बोधगम्यता, ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। अब देख लो, ये आपका आंसर आपको पॉजिटिव पूछ रहा है, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, न कि नेगेटिव। और यहाँ अति सक्रियता, सक्रियता तो ठीक है लेकिन अति सक्रियता नहीं, बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। असतर्क, सतर्कता तो ठीक है लेकिन असतर्कता नेगेटिव हो जाएगा। परिज्ञानता, ठीक है, तो ये परिज्ञानता जो है वो भी आपका नेगेटिव शब्द है। तो फिर बचा क्या भाई? अपसारी चिंतन। दैट आंसर इज अपसारी चिंतन। ओके, तो फिर चलो आप इसका देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण जो है ना अपसारी चिंतन से, सृजनात्मकता से अभिप्राय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण अपनाना है। इस प्रकार सृजनशील व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार अपनाने के लिए सदा तत्पर रहता है, जिससे वह समस्या के नवीन समाधान खोजने में सफल रहता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, और मैं आपको उत्तर दिखाता हूं। सीधा सीधी आप इसके चारों ऑप्शन को पढ़ो। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना नेगेटिव है, कुछ नहीं, आंसर नहीं होगा। अनुकरण या नकल या दोहराना नेगेटिव है, ठीक है, दोहरा नहीं सकते हैं, रट्टा नहीं मार सकते हैं, नकल नहीं कर सकते हैं। संकल्पनाओं के बीच के संबंध को खोजना ये पॉजिटिव है, ठीक है, संबंध को खोज रहा है ना, पॉजिटिव है। और विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना नेगेटिव है, रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे शब्द आ गया, याद नहीं कर सकते नेगेटिव हो गया, नकल नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते, उसको अनुकरण नहीं कर सकते, ये क्या हो गया आपको नेगेटिव हो गया। और बिना विश्लेषण के,
विश्लेषण तो ठीक है पॉजिटिव, लेकिन बिना विश्लेषण का बोल रहा है तो बिना विश्लेषण नेगेटिव हो गया। डेट मीन ये तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन है? संकल्पनाओं के बीच के संबंध को खोजना। डेट आंसर सी इज राइट। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। हमने इसको एलिमिनेट कर दिया भाई। अब चलो, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने से। अधिगम जो है नहीं, सीखने वाला जो होता है, एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगम करता है, यानी सीखने वाले को अधिक से अधिक समझ में आए। समझ गया ना? हमेशा इसका बात नहीं, हमेशा जिक्र हो रहा है, अधिक से अधिक उसको समझ में आए। यही तो पेडागोजी है, इसी को बोलते हैं पेडागोजी। जो दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको सीटेट एग्जाम तो पास करा कर, कहीं आपको नहीं पढ़ना, कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप बने रहो इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ, और देखो आपको मैं कैसे पास करवाता हूं। आप चलो आगे बढ़ो। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो। क्योंकि इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। हमेशा ध्यान रखना, पृथक्करण नहीं करना है, बताया ना, अलग करना नहीं कर सकते। डेट मीन नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ो, अगला उत्तर देखो। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। यहां त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। त्रुटियां क्या था? एरर्स, पॉजिटिव शब्द था, तो यहां देखना पॉजिटिव में आ रहा है। इसके आधार पर दंड की मात्रा, दंड नेगेटिव नहीं होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अब देखो, दो जगह त्रुटि आया, अब मेरा माथा घुमा। ए और बी तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। आप ये सोचो कि मैंने पहले ही बोला था कि 90% ये आपके काम करेंगे, 10% आपका दिमाग। हम ए और सी को एलिमिनेट कर दिए क्योंकि यहां अलग करने की बात कर रहा है, पृथक्करण की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता। दंड की बात कर रहा है, नहीं हो सकता। बचा बी और सी, बी और डी। तो कह रहा है कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, और यहां कह रहा है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो यहां दिमाग लगाओ कि त्रुटियां का जो शोधन, यानी कोई भी बच्चा केवल गलती खोजेगा, ठीक है, तो वो क्या पढ़ पाएगा? कभी नहीं। इसलिए यहां आपका दिमाग काम कर गया कि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ये गलत है, ये नेगेटिव है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए ही अर्थपूर्ण, यानी जो त्रुटि हम बच्चा त्रुटि किया, उसको हमने उसको समझाया, उसको बताया, ठीक है, तो फिर वो उससे सीखा, तो वो आपका पॉजिटिव है। त्रुटि से हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, तो ये पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला ना, त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, नहीं है भाई। समझ गया? एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। हमेशा, अभी बताया मैंने, हमेशा विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की जो समझ होती है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। समझ गए ना? तो अब यही इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दो को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन दो पे आके हम अटक गए। 50-50 का चांस बन गया भाई, लेकिन अब यहां पे आपका ये 10% वाला दिमाग काम करेगा। ठीक है, 90% वाला थिंकिंग तो दो पे आके अटक गई, तो 10% वाला दिमाग लगा लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, 10% तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा वहां। चलो आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है।
ठीक है। और उत्तर में देखो कि बच्चों को बहुत ज्यादा आसान क्रियाकलाप देकर, ठीक है, यंत्रवत याद पर जोर देकर, एलिमिनेट करते जाना, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर। सीधा सीधी देख लो, दंड, एलिमिनेट निगेटिव वर्ड है, यंत्रवत याद करना यानी वहां याद करना निगेटिव, बी और डी यहां साफ, ए पे आ जा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये बताओ बच्चों को हम बहुत ही आसान दे देंगे, हार्ड भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो बहुत आसान बहुत हार्ड नहीं दे सकते, कोई भी क्रियाकलाप नहीं दे सकते, उसको हम समझा के बताइए। केवल 1 to 5 यानी छोटे बच्चों पे लागू है। उसको हम ये नहीं बोले कि तुम ये करो और अब चुपचाप बैठ जाए, उसकी मदद नहीं करें तो वो बना पाएगा भाई? नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लो कि अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जाता है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन, ठीक है। सीखने का यानी अधिगम, सीखना या अधिगम के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जीवन के समाज, प्राकृतिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में अभिप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंचता है, ठीक है। तो हमेशा जो है बच्चों को हमको अभिप्रेरणा देनी है, तो वो अभिमुखी लक्ष्यों को जोर देकर यानी उसके लक्ष्य को जो है, जो उसको आगे जो लक्ष्य है उसको देखते हुए हमको उसको जोर देके पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। 2 तो आपको सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए बच्चे, ए और सी। ए और सी में हमने दिमाग लगा के एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। शर्मिंदगी, बस शर्मिंदगी ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। क्या ये बात सही है? यानी बच्चों को सीखने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है शर्मिंदगी? एकदम गलत, हो ही नहीं सकता है। शर्मिंदगी से बच्चे पढ़ेंगे? कभी नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। क्यों भाई? शर्मिंदा करने से ये सीखने में बारंबार पैदा करना चाहिए, ये भी तो नेगेटिव ही है। आगे बढ़ो। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, देख लो, ये भी गलत है, ये भी नेगेटिव है। कैसे संबंध नहीं है शर्मिंदगी का? किसी को शर्मिंदा कर देंगे उससे संबंध नहीं है? बिल्कुल है। डी ऑप्शन तो हमको लग रहा है हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किसी बच्चे को हम शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं, समझ गया। शर्मिंदा करने से बच्चे का जो मानसिक विकास रुक जाता है, उसको बोलते हैं ना बेइज्जती करना, शर्मिंदगी। उसको शर्मिंदा नहीं करना है बच्चे को, ठीक है। मारना नहीं है, पीटना नहीं है, दंडित नहीं करना है भाई, ये बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसको समझाना है, जैसे समझे, समझे। आगे चलो। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उसे प्राकृतिक विकास में बाधा न बने बल्कि सहायक हो, समझ गए ना। शर्मिंदगी से बालकों पर इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर पड़ जाता है। शर्मिंदगी के कारण उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है, अभी बताया मैंने आपको। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। यार एलिमिनेट कर दो ना, देख लो यहाँ पे। ए सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये तो आपको पॉजिटिव है। निर्भर रहते हैं, वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये निगेटिव। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, ये निगेटिव। बच्चे पूर्ण रूप पाठ्य पुस्तकों पर, पाठ्य पुस्तक हो ही नहीं सकता है पूर्ण रूप, तो ये निगेटिव, यानी बी सी डी निगेटिव। आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं ना, हमेशा बच्चे सक्रिय। हमने पढ़ा अधिगम का संरचना विचार पर सुधार देने की संरचना में क्या करते हैं भाई? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
संरचनात्मक शब्द से अभिप्राय है अधिगम करता है, यानी सीखने वालों के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना, यानी जो स्वयं अपने लिए ज्ञान की संरचना करता है उसमें तो बच्चे बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाएंगे ना। प्रत्येक अधिगमकर्ता अधिगम से व्यक्तिक और सामाजिक अर्थ की संरचना करता है और इस प्रकार अधिगम अर्थ संचरित करने की प्रक्रिया है। संरचनाओं के अध्ययन की अचेतन प्रकृति का संभवतः उत्तम उदाहरण मातृभाषा अध्ययन में देखा जा सकता है। ये आपको पढ़ के समझ लेनी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ना इसको बढ़िया से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बी ऑप्शन है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित बच्चों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। देख लो यहाँ पे शब्द आ गया, मैंने क्या बोला था भाई? लेबलिंग नहीं करना, यानी नामांकित नहीं करना। सी आप तुम्हारा खत्म। यहां विभाजित नहीं करना, डी में देखो विभाजित है, पृथक्करण नहीं कर सकते हो। सी डी खत्म, ऊपर आओ। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले, यहां भी आपने पृथक्करण डाल दिया। ये दिमाग लगाओ, कभी भी डायरेक्टली शब्द हो सकता है नहीं आवे, लेकिन उसी से रिलेटेड ये चीजें बोल रहा है कि आप उसको पहचान करो, यानी उच्च अंक प्राप्त की उसको पहचान करो, उसको हमको पुरस्कार वितरण करना है। क्यों भाई? तो जो नीचे के हैं क्या वो हतोत्साहित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये नेगेटिव वर्ड्स आ गया, तो यहाँ पे बी सी डी ये तीनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये के साथ चले जाएंगे, हो गया ये आंसर, ये बनेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, आंसर पे जाओगे। जब समय नहीं मिले क्वेश्चन नहीं पढ़ो, आंसर पे जाओ, सीधे एलिमिनेट करो, पेडागोजी खत्म, तुम्हारा पेडागोजी खत्म। समझा? चलो आगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। मूल्यांकन विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने, उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, पढ़ लिया, मैंने समझा दिया, आगे बढ़ो। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित और धारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। अब देखो, आप यहां श्रेणी की बात कर दिया, श्रेणी नहीं हो सकता, विभाजित करना हम नहीं कर सकते, निगेटिव वर्ड्स है। बी कहता है संबंधित और धारणाओं के बारे में उस बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना, दैट मीन पॉजिटिव वर्ड। भ्रांति, अस्पष्टता, भ्रांतियों को समझना, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। आधार पर नामांकित करना यानी लेवलिंग करना, यहाँ पे सी में नामांकित तो शब्द है, और इसमें जो है ना रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण करना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड्स हो गया। यानी ए सी डी, हम बच्चों के प्रति, बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करें, उसको हमेशा प्रोत्साहन दें, इस चीज का हमेशा दिमाग में रखना है। कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन में ये कहीं से भी नहीं करना है कि किसी ऑप्शन से बच्चे को सीधा सीधा प्रॉब्लम है, तो वो जो ऑप्शन रहेगा ना वो सीधा सीधा गलत रहेगा, वो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। और हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन है ना, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। और जो आप आंसर दे रहे हो, ध्यान रखना कि निगेटिव आंसर तो कभी भी भूल चूक के भी आप नहीं देना। पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव। ठीक है ना? आप देख लो, इसका आंसर जो है ना, संबंधित और धारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना होता है। आप उसके चीजों गलती कर रहा है, उसका के दिमाग में क्या भ्रांति है, क्या उसके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, उसको हम समझेंगे, उसको जानकारी बताएंगे, उत्तर बताएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि वो बच्चा समझेगा और वो सीखेगा। ठीक है ना? तो प्राथमिक उद्देश्य इसका यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। किसी बच्चों का आकलन करने में उस विषय में संबंधित बच्चों की समझ जो भ्रांतियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित, ठीक है ना, पढ़े था ना, बाल केंद्रित, वैसे ही पुस्तक केंद्रित,
टीचर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इस यहाँ पे पूछा है छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित। शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्या केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना? सवाल ही नहीं है, निगेटिव हो गया। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ठीक है, ये बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। और यहाँ पे यंत्रवत याद करना, और डी ऑप्शन है आपको विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना। देख लो, सीधा सीधा देख लो, तुमको आंसर पता हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, सवाल ही नहीं है। आपको पता है ना कि बुक सेंटर नहीं हो सकता है, पाठ्य पुस्तक टीचर यानी शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है, पुस्तक केंद्रित नहीं हो सकता, यानी यहाँ पुस्तकों की बात कर रहा है। निगेटिव वर्ड हो गया। यंत्रवत याद करना यानी याद रट्टा मारना नहीं हो सकता है, नहीं है निगेटिव। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना है। वर्गीकरण, पृथकीकरण, लेवलिंग जो है हम नहीं कर सकते हैं, किसी का भी लेवलिंग नहीं कर सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये डी भी ऑप्शन, तो ए सी डी निगेटिव। तो बच्चा कौन? बी, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब देखो इस आपके इस सारे इथी का जो है इस वीडियो का ये लास्ट है, लेकिन आपके लिए जो है मैं और भी सारे प्रैक्टिस इसी पे आधारित ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक और प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद फिर मैथ का लेके आऊंगा, पेडागोजी, फिर आपको लिए मैं लेके आऊंगा ईवीएस का, फिर लेके आऊंगा आपको लैंग्वेज का। तो ये ध्यान रखना कि पेडागोजी 75 मैं इतना कंप्लीट कराऊंगा कि आपको नंबर चाहिए सीटेट की एग्जाम में आपको 90, और 90 नंबर आपको पास करनी है। 75 का मैं पेडागोजी ऐसे कंप्लीट कराऊंगा, ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि 75 तो आपको आना ही है। ठीक है, फिर आपको बचेगा क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज के 15-15 क्वेश्चन जोड़ लो। हिंदी जानते होंगे, कोई संस्कृत लेगा, संस्कृत जानता होगा, इंग्लिश लेगा, इंग्लिश जानता होगा, नहीं 2 तो आपको लेने हैं। तो 15 दूनी 30 में आप तो 20 मार्क के होगे, तो पास तो आप यहीं पे कर जाओगे। बचा ईवीएस और मैथ, तो कौन आदमी कौन बंदा है जो मैथ आपको नहीं बनाता है? 10-15 भाई, 15 मैथ पूछेगा, 10 तो आप बना ही लोगे। तो बताओ कहाँ फेल करोगे? फेल तो होने ही नहीं देंगे। और आपको मैं ईवीएस भी बताऊंगा, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, याद नहीं समझा दूंगा आपको, ऐसा समझा दूंगा ना आप कि एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर आपको फटाक से आएगा। ईवीएस भी मैं आपको बताऊंगा, मैथ भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको पदांश गद्यांश में कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा ग्रामेटिकल आप लोगों को देखना होगा, फिर मैं भी बताऊंगा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। क्योंकि हर चीज आपको इतने कम समय में कवर नहीं किया जा सकती, लेकिन इतना तो जरूर कवर किया जा सकता है कि आपको सीटेट की एग्जाम को पास करवा दिया जाए। और आप ये सुन लो कि 1.5 महीने में, अगर आज आप फ्रेशर हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आप चाहोगे कि पूरे मैं सिलेबस को ऊपर से नीचे तक पढ़ लूं और फिर जाकर मैं एग्जाम बैठ के दे दूं, तो फिर पास नहीं करोगे। सवाल ही नहीं कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, इसके लिए आपको बहुत लंबे समय से तो, और जो पढ़ रहे हैं लंबे समय से, उनको तो ये क्वेश्चन हलवा लगेगा। और मैं बताता हूं ना, आपको ये हलवा बना दूंगा। पढ़ रहे हैं 2 वर्षों से, आप 2 महीने पढ़ो ना, 10-20 दिन पढ़ो, 25 दिन पढ़ो, देखो वो पढ़ रहे हैं और आप पढ़ो, जाओ नंबर दे के आओ, एग्जाम दे के आओ, फिर पूछना मुझसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए, एक व्याख्यान देकर। मैंने बोला था भाई व्याख्यान नहीं देना है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ठीक है, बार बार यांत्रिक अभ्यास, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। आप देख लो भाई, हमने क्या बोला था? व्याख्या नहीं करनी, ठीक है। प्रतियोगितात्मक अवसर, छोटे बच्चों को कभी भी किसी भी प्रतियोगिता में नहीं बैठाना होता है, उसको समझा। वो इतने इथी होते हैं कि उनको आप सीधे उठा के डाल दोगे प्रतियोगिता में, पढ़े कुछ नहीं, जाने कुछ नहीं, समझे नहीं, वो बड़े बच्चों के लिए होगा। तो ये अवसर की व्यवस्था करके आप उसको नहीं समझा सकते, उसको सहज नहीं बना सकते हो। जटिल अवधारणा की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। और बार बार यांत्रिक अभ्यास, आप क्यों भाई फिर रट्टा मरवाओगे? तो ये ए बी सी तीनों निगेटिव है। और बचा क्या? अन्वेषण। देखो अभी मैंने बताया था कि अन्वेषण क्या मतलब क्या होता है? खोजी अधिगम, बोला था ना, खोजी अधिगम, अपने आप से जो खोज रहा है। तो अन्वेषण करना,
परिचर्चा यानी एक दूसरे के बीच में चर्चा करना, उसका अगर अवसर उपलब्ध कराते हो बच्चों को तो वो बहुत अच्छा से सीखेगा, यानी ये पॉजिटिव है, इसलिए डी इसका आंसर। ठीक है, हो गया ना डी आंसर। फिर इसका देख लेते हैं। जटिल विषय को आसानी से समझाने के लिए शिक्षक को बच्चों को उस विषय पर अन्वेषण एवं परिचर्चा करने का मौका प्रदान करना चाहिए। तो चलो भाई, फिर आपको कल जो है रात में आपको एक वीडियो मिलेगी जो आप कल देखोगे। तो कल आप मिलो आप मेरे साथ। कल जो है सुबह में जो आपको एक वीडियो मिलेगी इसी से रिलेटेड, ये सीटेड बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो अभी हमने आपको बताया था, जितना भी ये नेगेटिव पॉजिटिव सोर्स है या, तो मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले इसको बढ़िया से समझा दूंगा, फिर उसके बाद मैं ईवीएस को समझाऊंगा, फिर आपको मैथ को समझा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इतने प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, ये आपका पेडागोजी जो है ना हलवा हो जाएगा, बहुत हलवा। तो चलो, मेरे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।